हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। तो ये डेरिवेशंस तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके साथ साथ ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वॉकिंग और रनिंग। वेन एवर वी वॉक ऑन अ सरफेस, तो हम क्या करते हैं, हम किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं। हम अपने पैरों से, सपोज हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरफ हमें दौड़ना है, अगर हमें वेलोसिटी गेन करना है तो हमें फोर्स चाहिए होगा इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फोर्स कैसे मिलेगा? हम अपने पैरों से क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन वो फोर्स तो हमारे किसी काम का नहीं। हम अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं वो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, लेकिन उस सेकंड ऑब्जेक्ट ने जो हमारे ऊपर रिएक्शन लगाया होगा वो फोर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब हम किधर लगाएं फोर्स? तो पहले ये देखो कि हमें रिक्वायर्ड किधर है। अगर हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ है तो हमें फोर्स भी इसी तरफ चाहिए होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब मिलेगा? जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है? तो हमारे पैर किसके कांटेक्ट में है? आवर फीट आर इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो हम ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, और वो रिएक्शन हमें आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाएगा। अच्छा, सोचो अगर कभी हमें ये रिएक्शन ना मिल पाए तो क्या होगा? मैं अभी तुम लोग को दो वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी एक वीडियो में होगा कि देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल, एंड स्टूल का जो वेट है वो बहुत हल्का सा है। ठीक है, एंड व्हेन शी जंप्स, तो स्टूल का देखना मोशन किस तरह से होता है। ठीक है, वहाँ पर स्टूल उसको कुछ रिएक्शन फोर्स दे रहा है, और जितना स्टूल लगा पा रहा है रिएक्शन फोर्स, उतना ही वो गर्ल पीछे की तरफ स्टूल पर लगा पाएगी। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर यही स्टूल सपोज एक सीमेंटेड बेंच होती जो कि ज़मीन में बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, अगर एक सीमेंट की बेंच है तो सेम पर्सन, सेम गर्ल कुड हैव मूव्ड मच फार्दर देन व्हाट शी कुड अचीव इन दिस स्टूल। ठीक है, स्टूल के केस में वो जितना दूर कूद पाई उससे बहुत ज़्यादा दूर कूद पाती अगर ये फिक्स्ड बेंच होती, क्योंकि फिक्स्ड बेंच में वो ज़्यादा फोर्स लगा पाती और ज़्यादा उसको रिएक्शन मिल पाता। ठीक है, अच्छा दूसरा वीडियो देखो। दूसरे वीडियो में क्या है? दूसरे वीडियो में हम जो पर्सन इस चेयर के ऊपर खड़ा हुआ है उसने फोर्स लगाया, लेकिन चेयर उतना सपोर्ट नहीं कर पाई, चेयर उतना रिएक्शन नहीं लगा पाई। तो क्या हुआ? देखो इसको। ठीक, वाटर स्प्रिंकलर तुम लोगों ने लॉन में देखा होगा, कहीं पे बड़े बड़े जो होते हैं पार्क वगैरह, वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर होता है। उसमें क्या होता है, केवल उसमें कोई रोटेटरी कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि हमने कोई मोटर लगाई हो वो उसको रोटेट करा रही हो। ठीक है, फैन जैसे रोटेट करता है वैसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, जो वाटर निकल रहा है उसी को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वाटर के बाहर निकलने का जो फोर्स है वही रिएक्शन में इस स्प्रिंकलर को रोटेट करा रहा है। अब देखो यहाँ पर जब वाटर फोर्सफुली बाहर की तरफ निकला तो वाटर पर जो फोर्स लगा वो तो इधर लगा, और उसके अपोजिट रिएक्शन में वाटर लगाएगा स्प्रिंकलर पर बैकवर्ड फोर्स। सिमिलरली दूसरे वाले नोजल से भी वाटर ने जो फोर्स लगाया वो इस तरफ लगाया, और ये दोनों फोर्सेस मिला करके इसको क्या करेंगे, टॉर्क देंगे, और ये इस तरह से मूव कर देगा। ठीक है, तो वाटर स्प्रिंकलर समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन। स्प्रिंकलर में जो नोजल है, नोजल ने फोर्स लगाया वाटर पर, जिससे कि वाटर बाहर की तरफ फोर्सफुली निकला, और उसके रिएक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ ऑन द नोजल, एंड नोजल, दोनों नोजल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो एक हमें फोर्स कपल मिल गया। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम रोटेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर के एरोज हैं, उन एरोज, वो एरोज किस पर लग रहे हैं फोर्स? वो फोर्स लग रहे हैं ऑन दी स्प्रिंकलर, और जो रेड कलर के एरो हैं वो किधर लग रहे हैं? वो ऑन द वाटर लग रहे हैं। तो हमें वाटर के मोशन में अभी इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन द मोशन ऑफ द स्प्रिंकलर, एंड स्प्रिंकलर स्टार्ट्स रोटेटिंग ड्यू टू दिस पेयर ऑफ अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने डेरिवेशंस पे। तो देखो हमारा सेंटर में क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। हम यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेशन करेंगे?
सबसे पहले न्यूटन्स सेकंड लॉ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिराइव करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ डिराइव करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ठीक है, रियल लॉ मतलब अगर हम केवल न्यूटन सेकंड लॉ अगर हमें पता है तो हम फर्स्ट एंड थर्ड लॉ उससे ही कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फर्स्ट लॉ से हम सेकंड एंड थर्ड लॉ नहीं कर सकते, ओनली थर्ड लॉ से फर्स्ट सेकंड नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड लॉ से बाकी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक तो ये हो गया डेरिवेशन, एक ये करेंगे, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम सेकंड लॉ का यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिराइव करेंगे। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रिवर्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन्स थर्ड लॉ। Newton's third law and law of conservation of linear momentum, they are considered to be saying same thing in two different ways. ठीक है, अल्टीमेटली दोनों बिल्कुल सेम चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों इसको अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, चलो अब इन डेरिवेशंस पर आते हैं, और ये डेरिवेशन देखने में तो बड़ा मुश्किल लगेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि इनको इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हें बताऊं कि तुमको एक भी स्टेप रटना ही ना पड़े, तुम बस क्या गिवन है वहां से स्टार्ट करो और जो एंड है वहां पहुंच जाओगे। अब सोचो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर पहुंचना है। ठीक है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करना है। हमें शो करना है कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो सकता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो उसके मोशन में, बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। मोशन में चेंज नहीं होगा यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम देखो क्या कर रहे हैं, अगर मैं लास्ट में लिखूं कि फोर्स इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। अब ये फर्स्ट लॉ क्या हम सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे पुट F इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे क्या पता लगेगा, एम ए इज इक्वल टू जीरो, और एम तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या हो गया, ए को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज एम कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो मिल गया, हमने सेकंड लॉ से स्टार्ट किया था और ये हमें फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मिल गया, दैट इज इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन ए इज जीरो एंड हेंस वी इज कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख दो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमें अब क्या करना है, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ डिराइव करना है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ होता है एफ फोर्स ऑन, सपोज हम यहाँ पे एक सिंबल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ये देखो सिंबल क्या है, ये हम आगे बाकी डेरिवेशंस में भी यही सिंबल फॉलो करेंगे। एफ ए बी, ए है वो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए, एंड बी है वो ऑब्जेक्ट जो लगा रहा है यानी बाई बी। तो एफ ए बी को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए बाई बी, एफ बी ए को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी बाई ए। ठीक है, पी ए है सिंबल मोमेंटम ऑफ ए, पी बी है मोमेंटम ऑफ बी, एंड हमने ए और बी जो ऑब्जेक्ट लिए हैं वो एक इस तरह से लिए हैं कि दे आर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब वो उनका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज इज जीरो। ठीक है, दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, और इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स देन दे आर गेटिंग कैंसल्ड आउट एंड एक्सटर्नल फोर्सेज नेट सम इज जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट याद है, F इक्वल टू एम ए, लेकिन हमने एक उससे भी ज़्यादा जनरल बोला था कि F इक्वल टू एम ए तो स्पेशल केस है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, याद है, तो हम जब F ए बी को लिखेंगे, F ए बी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F ए बी इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो ये किसका P, कौन से ऑब्जेक्ट का P, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसका यानी ए का, या जिसने लगाया उसका। तो हम जब फोर्स लिख रहे हैं dp बाई डी टी, फोर्स इक्वल टू dp बाई डी टी, तो जिस पर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए, तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया, dp a बाई डी टी। सिमिलरली अगर तुम यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, dp b बाई डी टी, बिकॉज दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन b। ठीक है, ऑन b, समझ में। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करके न्यूटन थर्ड लॉ कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा, समेशन एफ एक्सटर्नल जीरो है। ठीक है, और एफ एक्सटर्नल जीरो होने से क्या हो गया, पी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया, एक स्टेप हम लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो इसका मतलब है कि
पी सिस्टम का, ठीक है, हम यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पी सिस्टम का जो होगा वो क्या होगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। और यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि कब डिफरेंशियल जीरो होता है, जब हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पी सिस्टम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, तो ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया है। न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर यूज हुआ, एफ समेशन एफ एक्सटर्नल इज डीपी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जब हम एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे थे तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, जब हम सिस्टम के फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का मोमेंटम। ठीक है, ये सिस्टम का हो गया। अब पी सिस्टम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जिससे वो सिस्टम बन रहा है। हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा था टू बॉडीज ए एंड बी से, तो यहाँ ए एंड बी बॉडीज का मोमेंटम का सम कर दिया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डी पी ए बाई डी टी, जीरो हो गया। ठीक है, हमने अगर तुम्हारा पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी टी ऑफ दैट पी ए प्लस पी बी जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं ब्रेक, डिफरेंशिएशन को हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसको डी पी ए बाई डी टी कर दिया प्लस डी पी बी बाई डी टी कर दिया इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या है, डी पी ए बाई डी टी, जरा यहाँ से देखो, ये हमने डी पी ए बाई डी टी को एफ ए बी लिखा है, डी पी बी बाई डी टी को एफ बी ए लिखा है। यहाँ पे तुम दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको क्या करें, एफ ए बी लिख दिया हमने प्लस एफ बी ए लिख दिया इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, एफ ए बी फोर्स ऑन ए बाई बी इज निगेटिव ऑफ फोर्स बी बाई ए। समझ में आ गया, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ, प्रूव हो गया। ठीक, क्या किया था हमने आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम किया ए और बी बॉडी का, उसके लिए हमने इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखा। देखो, इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखा और सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखा। ठीक है, सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख करके हमने ब्रेक कर दिया और वहां पर हमने इंडिविजुअल सेकंड लॉ का यूज कर लिया जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, और वहां से एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो तुमको बिल्कुल इंट्यूटिवली चलना है कि क्या गिवन है और वहां से क्या निकालना है। सेम आगे आते हैं, सेकंड लॉ से क्या प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ईजी है, सेकंड लॉ लिखा एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या प्रूव करना है, पी इज कॉन्स्टेंट दैट इज डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब सोचो, इतने से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि हम कैसे करें, dp बाई dt को जीरो, f को जीरो कर देते हैं। ठीक है, if f इज जीरो देन dp बाई dt इज जीरो, हेंस p इज कांस्टेंट। आ गया, काम खत्म। ठीक है, और ये p क्या चीज है, अगर वहां पे सपोज वो सिस्टम हमारा बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 अप टू n पार्टिकल्स, तो ये जो p सिस्टम का है ये हमारा उनका वेक्टर सम होगा मोमेंटम्स का। ठीक है, तो अगर हमारा p सिस्टम का कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सम जो है ये कांस्टेंट है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या दिखा दें कि हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल गया। ठीक है, कैसे मिल गया, तो हमने जो यहाँ पे मिला था इसी को वर्ड्स में लिख दिया, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, याद रखना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्सेज या तो कोई भी नहीं लग रहा हो या लग रहे हो तो वो कैंसिल आउट होकर नेट फोर्स जीरो कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ के बाद थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ से हम प्रूव कर रहे हैं, देखो हमने क्या क्या कर लिया, जरा इस चार्ट में देखो। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव किया, न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव किया और सेकंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव किया। अब हमारा ये और इसका रिवर्स। ठीक है, ये दो चीज बची है। ठीक, चलो, तो थर्ड लॉ से हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ का मतलब क्या है, हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा देख लो, हमने सिस्टम क्या कॉन्टेक्स्ट लिया है, कॉन्टेक्स्ट लिया है कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग विद initial velocities u1 u2 respectively and after their collision final velocities are v1 and v2 respectively। collision में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा कोई लग नहीं रहा है। ठीक है, ये लग रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। जैसे मान लो दो बॉल्स हमारे अगर किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहे हो और कोलाइड कर रहे हो तो उस पर ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी के एग्जैक्टली अपोजिट एंड इक्वल नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो एक्सटर्नल फोर्स हम कहेंगे कि नेट जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की तरह से हो गया। अब नेट फोर्स हमारा जीरो है
तो अब हम ये क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से स्टार्ट करके प्रूव करेंगे कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन ए ने बी पे फोर्स लगाया होगा, बी ने ए पर लगाया होगा, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये इक्वेशन हमारी फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में एफ इंटू डेल्टा टी करके क्या मिलता है, डेल्टा पी मिलता है। अगर मैं डेल्टा टी को नीचे से ले जाऊं एफ ए बी में मल्टीप्लाई कर दूं एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, तो क्या मिलेगा, डेल्टा पी। किसका डेल्टा पी मिलेगा, ये किस पर फोर्स है, एफ ए बी है, फोर्स ऑन ए बाई बी। ऑन ए है तो ये ए का मोमेंटम है। ठीक है, तो मैं यहां पर एफ ए बी डेल्टा टी को मैं डेल्टा पी ए लिख देता हूं और इधर क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा पी बी लिख दूं ऑन द सेम वे। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेल्टा पी ए, हमारा मास क्या है ए का, m1 है। ठीक है, और फाइनल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा पी को डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर ए के लिए लिख रहे हो तो ये ए के लिए हो जाएंगे सारे, तो ए के लिए पी फाइनल क्या हो जाएगा, m1v1। ठीक है, और इनिशियल क्या हो जाएगा, m1u1 हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा, माइनस m2u2 हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हमने दोनों साइड में लिख दिया। अब हम क्या करें, अब देखो एक साइड में m1u1 और m2u2 को ले आते हैं। ठीक, तो अगर मैं m1u1 को इधर ले जाता हूं और इधर से माइनस m2v2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 राइट में चला गया और राइट साइड में माइनस माइनस दोनों माइनस मिल करके m2u2 पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि P फाइनल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P इनिशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ सारी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर हैं। ठीक, ऑल ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर। समझ में आ गया, तो ये हो गया, क्या प्रूव हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव हो गया। समझ में आया। अच्छा, इसको तुम थोड़ा और इजी वे में करना चाहते हो, अगर मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके और बहुत सिंपल सा 2 स्टेप में कर दूं। ठीक है, ऐसा तुम्हारा क्या करोगे उसमें, अगर तुम्हें पता है कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ठीक है, ये पता है, तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का हम यूज़ करके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर दें। एक काम करते हैं, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए है और इधर क्या हो जाएगा, बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, मैंने एफ ए बी और एफ बी ए लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके। अब ये जो माइनस है इसको राइट साइड में ले आओ, डी बाई डी टी पी ए प्लस डी बाई डी टी पी बी इज इक्वल्स टू 0। डी बाई डी टी क्या हम कॉमन ले सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ होती तो हम क्या यहाँ से बैक जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। पी और पी भी हमारा जो है 2 वेरिएबल्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब फंक्शन के एडिशन होते हैं तो हम इस डिफरेंशिएशन को स्प्लिट कर सकते हैं, जब हम उल्टा कर सकते हैं तो इसका रिवर्स ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ, अगर ये कहो कि पी ए प्लस पी बी क्या है, सिस्टम का पी है, पी सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो 0, इसका क्या मतलब हुआ कि पी सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है? यस। ठीक है, तो हमने थर्ड लॉ से स्टार्ट किया था और थर्ड लॉ से प्रूव कर दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब क्या बचा, आप देखो, अब एक इसका रिवर्स बचा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करके न्यूटन्स थर्ड लॉ पे लिख लेते हैं। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि पी सिस्टम ऑफ इज कांस्टेंट। ठीक है, कब, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, यहाँ पे पी सिस्टम को हमने ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम किससे मिलके बना होगा, उसके कंपोनेंट से मिलके बना होगा, तो कंपोनेंट के पी ए प्लस पी भी लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो। ऑब्वियस लग रहा है ना, ये चीज तो इंट्यूटिवली आएगा कि मोमेंटम से फोर्स पे जाना है, न्यूटन थर्ड लॉ इज अबाउट फोर्स। डिफरेंशिएट कर दिया तो डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एफ ए बी। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ बी ए इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता लगा
कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। कितना ईजी है, स्टेप्स नहीं याद रखने हैं, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, एक इंट्यूटिवली एक ऐसा डिजाइन याद करना है जिससे कि तुम स्टार्टिंग खुद से करो और एंड देख करके स्टेप्स लिखते चले जाओ, ठीक है। रटना नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये प्रोसेस कर पाओगे, फिर तुम्हें एग्जाम में जरा भी प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तुम अगर मान लो आज इस तरह से समझ रहे हो और 6 महीने बाद भी एग्जाम देना है तो तुमको ये प्रोसेस याद होगा कि क्या करना है, जो गिवन है उसको लिखो, गिवन है उसको लिखो, और जो प्रूव करना है उसको पहले लिख लो और फिर बीच में कनेक्ट करते चले जाओ, कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। मैंने भी कहा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड थर्ड लॉ एक ही चीज़ को दो अलग तरह से स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन में अगर मैं थर्ड लॉ से बताऊं तो क्या हो रहा है कि गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, इसीलिए बुलेट आगे एक्सेलरेटेड निकली, आगे हाई वेलोसिटी से निकली, ठीक है। ड्यूरिंग व्हेन द बुलेट इज इनसाइड द गन, उसी समय एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। गन से निकलने के बाद फिर बुलेट अपना, फिर उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है बुलेट पे, फिर केवल ग्रेविटी लग रही है, उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मोशन इनसाइड द गन बैरल, उस बैरल के अंदर जब वो बुलेट मूव कर रही है तो गन उस पर फोर्स लगा रही है, और उसके थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बुलेट भी गन पर बैक साइड में फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो गन पीछे रिकॉइल होती है, ठीक है। अब इसको हम समझें कि मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर मान लो मास ऑफ द गन इज कैपिटल एम, बुलेट का स्मॉल एम है, इनिशियली दोनों स्टेशनरी थे तो 0-0 है, ठीक है। तो P इनिशियल तो हो गया 0 और इज इक्वल्स टू पी फाइनल कर दें, तो 0 इज इक्वल्स टू पी फाइनल, मास ऑफ द गन, मास ऑफ द वेलोसिटी, कैपिटल लेटर दोनों के लिए गन के हैं, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, दोनों स्मॉल लेटर्स बुलेट के लिए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैपिटल वी देखोगे तो क्या आएगा, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये कैपिटल वी किसकी, गन की वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, माइनस क्या बता रहा है कि स्मॉल वी बुलेट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देख लिया, ठीक। नेक्स्ट, मैन जंपिंग आउट ऑफ बोट, स्टूल, ट्रॉली। अभी तुम लोगों ने वो देखा था गर्ल जंपिंग फ्रॉम द स्टूल, उसमें क्या हुआ था, जब गर्ल ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया स्टूल पर, ठीक है, तब उसको फोर्स मिला आगे की तरफ, ठीक। अब इसी चीज़ का अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे दूँ कि इनिशियली क्या था, दोनों 0 वेलोसिटी पे थे, तो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल 0 था, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा, फाइनल में गर्ल का मास, गर्ल की वेलोसिटी, स्टूल का मास, स्टूल की वेलोसिटी, बिल्कुल वही जो हमने ऊपर अभी रिकॉइल वाला किया वही काम हो रहा है, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। तो अगर तुम जानना चाहो कि गर्ल को कितनी वेलोसिटी मिली तो स्टूल की वेलोसिटी का यूज करके निकाल सकते हो, या गर्ल की वेलोसिटी का यूज करके स्टूल की वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना कि इसमें दोनों वेलोसिटीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रेस्पेक्ट टू स्टूल दी होती है और स्टूल की वेलोसिटी फिर पूछी जाती है कि स्टूल कितने वेलोसिटी से पीछे गया, ठीक है। वहां पे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, वहां पे फिर वेलोसिटी ऑफ गर्ल इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड लेकर के फिर ये इक्वेशन लगानी होगी, ठीक है। करेंगे इस तरह के हम लोग न्यूमेरिकल आगे, ठीक है। आगे और एग्जांपल, रॉकेट एंड मोशन ऑफ द जेट प्लेन। रॉकेट एंड जेट प्लेन में क्या होता है, दोनों में पीछे की तरफ फ्लू गैसेस, जो गैसेस हैं, जो हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होकर के उसकी जो प्रोडक्ट हैं उनका कंबशन प्रोडक्ट वेरी वेरी हाई प्रेशर से पीछे की तरफ निकलता है। सपोज दिस इज द रॉकेट, ठीक है। तो इस रॉकेट में यहाँ पर जो होल होंगे जहाँ से वो फ्लू गैसेज निकल रहे हैं, फ्लू गैसेज आर बीइंग इजेक्टेड विद वेरी वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो फ्लू गैसेज पर पीछे की तरफ प्रेशर लगा तो रिएक्शन में क्या हुआ, उन गैसेज ने जो कंबशन के बाद प्रोड्यूस हुई उन्होंने रॉकेट को या जेट प्लेन को फॉरवर्ड मोशन करा दिया, फॉरवर्ड फोर्स लगाया, उससे इसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एंड बॉम्ब एक्सप्लोजन, सपोज एक बॉम्ब था, ठीक है, वो बॉम्ब बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक हो गया,
ठीक, तो किसी का इधर वेलोसिटी आई तो इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2, इसका मोमेंटम p3, इसका मोमेंटम p4, p5। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं इनके मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा? इनिशियली इनका मोमेंटम क्या था सिस्टम का? इनिशियली तो बॉम्ब रुका हुआ रखा था, एट रेस्ट था, p इनिशियल 0 था। यानी कि जब तुम p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, जब जितने भी ये 5 पार्टिकल हैं इनका मोमेंटम ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इनका अगर तुमने P1 P2 ऐसे करके सबको ऐड किया तो ये क्या होगा? सारे P ऐड होकर के कंबाइंड एक क्लोज फिगर बनाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 रखना है। ठीक है, अब इस चीज़ के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। जेई में बहुत सारे पूछे जाते हैं इस तरह के बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस, और बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये बात याद रखना कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने एक प्रीवियस लेक्चर में, हमने लेक्चर 3 में एक क्वेश्चन दिया था कि एक टग ऑफ वार वाला सिचुएशन, जिसमें कि एक हमारी स्ट्रिंग है, डोरी है, उसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। ठीक है, इधर से भी फोर्स F से, इधर से भी फोर्स F से। तो उसमें पूछा था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी। ऑप्शन थे कुछ F, 2F, 0, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो इसमें ये तुम लोगों को मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। अभी आज मैं तुम लोगों को एक इसको सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तुम उस क्वेश्चन को भी सोचना, उससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा या हो सकता है कि सिचुएशन क्लियर हो जाए। देखते हैं, मैं इनका सॉल्यूशन अगले क्लास में दूंगा। सपोज ये एक दीवार है, दीवार में एक नेल है। ठीक है, उस नेल से हमने इस स्ट्रिंग को बांध रखा है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को इधर हम एक पर्सन, एक लड़का F4 से खींच रहा है। ठीक है, इसमें बताना है कि इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। अगेन वही ऑप्शन F, 2F, 0। ठीक है, कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, कांट से। सोचो क्या दोनों सिचुएशन डिफरेंट हैं कि सेम है, और अगर डिफरेंट हैं तो दोनों में अलग अलग टेंशन क्या होगा, T1 एंड T2 बताने हैं। ठीक है, इसका मैं अगले लेक्चर में पक्का सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन तुम लोग सोच के रखना।